Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Easy Pharmacology. This is Mariam Zahid. I hope आप सब ठीक होंगे। आज हमारा फार्माकोलॉजी का टॉपिक रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी का और इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने थर्ड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग? ये क्या होता है कि हमारे पास एक ये तीन वर्ड पे कंप्राइज करता है। वन इज़ द रूट्स, देन ड्रग एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन। हम इनको जो है देन कंबाइन करके हम अपने जो है इसको समझ सकते हैं। सो एक रूट क्या, हमारे पास कोई भी एक पाथवे है हमारे पास जहाँ से हमारे ड्रग ने मूव करने हैं और देन वो अपने साइड पे पहुँच के अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। ड्रग क्या होता है? ड्रग हमारे पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जिसको हम अपनी प्रिवेंशन, अपने डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। और ये जब बॉडी में जाता है तो ये हमारे पास कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट, अनडिजायर्ड इफेक्ट, लेस टॉक्सिक इफेक्ट और जो है डिजायर्ड इफेक्ट हमारे पास ये दे सकता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स कि हम आपकी किन जो है वो पैरामीटर्स में अपने जो है रूट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। इसमें क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई भी सॉलिड ड्रग हो सकती है, लिक्विड ड्रग हो सकती है, गैस हो सकती है एंड केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी सॉलिबिलिटी या पीएच वगैरह को हम चेक कर सकते हैं। सो सॉलिड जो हमारे पास ड्रग है, जब ये हमारी जब हम इसको ऑरली इनटेक करते हैं तो क्या करते होता है कि सबसे पहले जब हम ने एक ड्रग ली, उसको ऑरली इनटेक कर लिया, वो हमारे स्टमक में चली गई है। अब आप देखेंगे कि जब हमारे स्टमक में गई ना जो सॉलिड ड्रग होगी ना, सबसे पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी, यानी कि वो स्मॉल पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसका कि उसने डिसोल्यूशन कॉज करवानी है, यानी कि डिसोल्यूशन का फिनोमिना होगा। जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो हमारे स्टमक के जो फ्लूइड है उसके साथ मिक्स होकर डिसॉल्व हो जाएंगे एंड वो डिसोल्यूशन का फिनोमिना कॉज करेंगे एंड देन हमारे पास हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो जब इसके बाद क्या होगा कि एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी ड्रग। जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी देन वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सकती है। उसके बाद हमारे पास लिक्विड आ जाएगा कि लिक्विड फॉर्म में कोई ड्रग अवेलेबल है। तो क्या हुआ कि लिक्विड फॉर्म में वो ड्रग हमने इनटेक की, तो जाहिर सी बात है वो सॉलिड फॉर्म में तो है नहीं, वो लिक्विड है, वो डायरेक्टली स्टमक में जाएगी, स्टमक के फ्लूइड के साथ वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो डिसोल्यूशन कॉज करेगी एंड देन जो है वो आके अपना एब्जॉर्ब होगी और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी। उसके बाद है हमारे पास गैस। अगर कोई गैसेस फॉर्म में ड्रग हमारे पास मौजूद है तो क्या होगा कि वो हमारे लंग में डायरेक्टली जाएगी, ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाएगी और वहाँ से वो अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपना डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है वो डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड इफेक्ट जो है वो अपना शो करेगी, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोलेबिलिटी में ये है कि हमारे पास जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है या फिर हाइड्रोफिलिक ड्रग है। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं ना उसको हम कहते हैं वाटर लविंग ड्रग्स। जो वाटर लविंग ड्रग मोस्टली होती है ना उसको हम ऑरली इनटेक करते हैं। अब जी ऑरली हमने उसको वाटर लविंग ड्रग को इनटेक कर लिया, ठीक है, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हमने ऑरली इनटेक किया। अब दोबारा वो मैंने अब जो आपको पीछे स्टेप बताया कि वो स्टमक में जाएंगे, स्टमक के बाद डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्ब होगी, दैन जाके अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है ना वो डायरेक्टली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती हैं, ठीक है, और इनकी बायोअवेलेबिलिटी जो है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोफिलिक ड्रग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अपनी बात अपने जो है वो ज़हन नशीन कर लेनी है, इसको याद रखना है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं ना उनकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोफिलिक ड्रग। नाउ कम्स टू द साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन। अब इसमें क्या होता है कि हमें कौन सा एक्शन चाहिए, हमें लोकलाइज्ड एक्शन चाहिए कि जनरलाइज्ड एक्शन चाहिए। लोकलाइज्ड एक्शन में अगर फॉर एग्जांपल आप अपना हाथ लो और आपके हाथ पे ना कोई चोट लग गई है, ठीक है, आपको कोई वुंड है, आप उसके ऊपर कोई क्रीम वगैरह अप्लाई कर लेते हो, ठीक है, एंड देन जो है वो आपको लोकल इफेक्ट दे देगा, ठीक है, जो बस आपके हाथ के पे ही उसका असर रहेगा आपके उस पर्टिकुलर एरिया पे। लेकिन अगर आप जनरलाइज्ड एक्शन चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई जो है इन्फेक्शन हो चुका है तो आप कोई भी एंटीबैक्टीरियल जो है मेडिसिन लेते हैं, तो उसके बाद ये एक जनरलाइज्ड एक्शन हमारे पास आ जाएगा। देन हमारे पास है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर जो इस पे हम अपने जो है रूट को सिलेक्ट करते हैं।
इसमें बायोअवेलेबिलिटी है। मैंने आपको ऊपर बताया कि बायोअवेलेबिलिटी उन ड्रग्स की ज़्यादा होंगी जो कि डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपना इफेक्ट शो करेंगी, उन्हें जो है बाईपास मेटाबॉलिज्म जो शो करती हैं। अब बाईपास मेटाबॉलिज्म एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ अपनी अगली स्लाइड में। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, सेकंड वन इज़ द बाईपास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन हम इसको हाईलाइट दोबारा से करते हैं। वो इस तरह से कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें ड्रग को लिया, ड्रग लेने के बाद हमारी वो स्टमक में चली गई है, ड्रग वहाँ जाके अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगी तो वो डिसइंटीग्रेट होगी, देन डिसोल्यूशन फिनोमेना जो है वो फॉलो करेगी, देन उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जी डिफरेंट हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, जिसमें हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो कैरियर ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं, पिनोसाइट्स ट्रांसपोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो वहाँ से ये डायरेक्ट चलेगी ब्लड वेसल्स में। अब जो ब्लड वेसल्स में हमारे पास ड्रग आ चुकी है, यहाँ से पोर्टल वेन के थ्रू ये लीवर में जाएगी। अब लीवर में हमारे पास ड्रग चली गई है, लीवर क्या करेगा कि मेटाबोलाइज करेगा ड्रग को इनटू द एक्टिव मेटाबोलाइट्स एंड इनटू द इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। अब जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होंगे वो क्या होंगे कि वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड देन जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे। लेकिन जो हमारे पास इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होंगे वो देन एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि हमारे पास ड्रग जो है वो लीवर में जाके इनएक्टिव एक्टिव दोनों में तब्दील हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सारी स्टेजेस से गुजरने के बाद हमारे बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जो है वो बहुत जो है कम रह जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 100% ड्रग हमने स्पोर्ट्स को दी है तो वो 50% तक रह सकती है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास है बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करता है आईवी ड्रग, ये 100% बायोअवेलेबिलिटी को शो करता है। वो किस तरह से, जब हम अपने आईवी ड्रग जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो वो हमारे पास डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है, देन वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है जाता है क्विकनेस ऑफ रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है हमें उसका एक्शन कितनी देर में चाहिए है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल से सर दर्द लगा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि आप जस्ट एक मेडिसिन को इनटेक कर लोगे, ठीक है, मेडिसिन ले लिया, उसका इफेक्ट आपको आधे घंटे के अंदर अंदर आप अपने आप को बेहतर फील करना शुरू होते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास है कि अगर फॉर एग्जांपल इमरजेंसी का बंदा आ गया, ठीक है, इमरजेंसी कोई मरीज़ आ गया, अब क्या हुआ कि उसको आपने आधे घंटे तो वेट नहीं ना करवाना, आप उसको डायरेक्टली जो है एक और आईवी ड्रग के थ्रू आप अपनी मेडिसिन को या पेरेंटल रूट के थ्रू आप अपनी मेडिसिन को इंजेक्ट करोगे, एडमिनिस्टर करोगे एंड देन जो है अपने पेशेंट को जो है सेफ्टी के लिए आप ये सब करोगे, ठीक है। हमें क्योंकि इसका रैपिड एक्शन चाहिए ताकि हमारा पेशेंट जो है वो अलाइव कर रह सके। देन हमारे पास है कंडीशन ऑफ पेशेंट। देखिए आपने हमारे पेशेंट का कॉन्शियस होना और अनकॉन्शियस होना ये बहुत डिपेंड करता है हम कौन से रूट को सिलेक्ट करें। अगर तुम्हारा पेशेंट कॉन्शियस है ना तो हम उसको ऑरली मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो उसको हम ऑरली मेडिसिन नहीं दे सकते। तो हमें उसके लिए पेरेंटल रूट को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो कोमा में पड़ा हुआ है तो कोमा में पेशेंट जो होता है वो कैसे ऑरली मेडिसिन टेक कर सकता है। सो हमें अपनी ड्रग को जो है वो पेरेंटल रूट के थ्रू देना पड़ता है। अब हमारे पास है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास दो रूट्स होते हैं जी, एक है एंट्रल रूट और सेकंड वन इज पेरेंटल रूट। अब जो एंट्रल रूट होता है ना वो हम जो है उसमें हमारे पास ओरल रूट आ जाता है, ठीक है। ओरल रूट में मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती है, वो टैबलेट भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, सिरप हो गया, इंटेरिकॉटेड मेडिसिन भी हो सकती है, ठीक है। ओरल रूट की लिमिटेशन ये है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो करता है, यानी इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट जो होते हैं ना हमारे पास, ये क्या करता है कि ये हम इसको अपनी ड्रग को ना अपनी टंग के नीचे रखते हैं। टंग के नीचे रखने से क्या हुआ कि हमारे जो टंग के नीचे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं वहाँ पे जाके ये डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वहाँ से देन वो डिफ्यूज होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ चली जाती हैं एंड देन वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती हैं।
लेकिन इसकी लिमिटेशन में ये है कि जैसे ही हम अपनी टंग के नीचे रखते हैं ना मेडिसिन को, तो क्या होता है कि हमारी जो सलाइवा है वो हमारे एक पेस्ट सा बना देती है हमारे मेडिसिन के साथ मिलके। और सम टाइम उसको जो है हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है पेशेंट के लिए, और वो इसको स्वॉलो कर लेते हैं। अब जैसे ही उसने मेडिसिन को स्वॉलो कर लिया तो क्या हुआ कि वो हमारे स्टमक में चली गई। अब स्टमक में चली गई यानी कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरेगी और इसका नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। सो ये आपने याद रखनी है, ठीक है बात। नेक्स्ट नेक्स्ट पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट में क्या होना है कि हमने अपनी ड्रग को जो है वो वेन में एडमिनिस्टर करना है, यानी हमने अपनी ड्रग को सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो है उसमें हमने उसको एडमिनिस्टर कर दिया। इसको हम बॉलस एंड फिन के तौर पर भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास हेपरिन आता है। देन है हमारे पास इंट्रामस्कुलर रूट। अच्छा, मैंने ये बताना भूल गई कि जो आईवी रूट होता है ना वो 100% बायोअवेलेबिलिटी को शो करता है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही कहा गया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रामस्कुलर रूट। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है हेलोपेरिडोल। इंट्रामस्कुलर रूट में हम अपनी जो ड्रग है उसको इंजेक्ट करेंगे मसल, यानी कि जो दो मसल्स आगे, तो हमारे पास डेल्टॉइड मसल्स है, ट्राइसेप्स मसल्स है, इन दोनों में हम अपनी ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट में आप सबसे पहले ना सपोज करो आप सब अपने सामने अपना हाथ लेके आओ सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप अपने ना जो स्किन है ना हाथ की स्किन उसको पुल करो। जब आप पुल करते हो ना ऊपर की तरफ करते हो तो आपको जो है स्किन नज़र आती है ना, वहाँ पे आपने वो सबक्यूटेनियस जो है वो स्किन लेयर है, वहाँ पे अपनी अपनी जो है वो ड्रग को एडमिनिस्टर कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास एपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन आ जाता है। देन हमारे पास है अदर रूट्स पे इनहेलेशन रूट। इसमें क्या होता है कि हमने अपनी ड्रग को इनहेल करना होता है। वो इनहेलेशन से क्या होगा कि वो हमारे लंग्स में जाएगी, लंग्स से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में क्या होगा कि हमारे पास हमने टॉपिकल रूट में क्या होगा लोकल इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये बात याद रखना है आपने। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब मैंने जो पीछे एग्जांपल दिए हैं ना आपको कि जब हम अपनी मेडिसिन को ड्रग को अप्लाई करते हैं, क्रीम वगैरह को अप्लाई करके अपनी स्किन या किसी वोंड पे, ठीक है, तो उसके बाद वो लोकली इफेक्ट शो कर रही है अपना, तो ये टॉपिकल के एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट को हम ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू जो है ना हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास स्कोपोलामीन आ जाती है। देन है हमारे पास रेक्टल रूट। अच्छा जी, रेक्टल रूट जो है ना इसमें हमारे पास पॉजिटिव्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है हम समटाइम्स पेशेंट जब उसके लिए जब हमें जीआईटी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना हो तो हम तब इस रूट को जो है वो यूज़ करते हैं फॉर दोज पेशेंट्स जिनको पाइल या हेमरॉइड्स का मसला हो, ठीक है। उसके बाद है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट का मतलब ये है कि जो पेशेंट जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिजीज़ है तो हम उनके जॉइंट में डायरेक्टली जो है वो अपनी ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी पेनफुल जो है वो प्रैक्टिस। सो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस जो हमारे पास फिजिशियंस है वही कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंट्रा आर्टरियल रूट। इंट्रा आर्टरियल रूट हमारे पास क्या करते हैं कि हम अपनी आर्टरी के अंदर अपनी ड्रग को डायरेक्टली जो है वो इंजेक्ट करते हैं। और इस हम इसको जो है समटाइम्स जब हमारे पास जो डिजीज़ हो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ उसको ट्रीट करने के लिए हम इंट्रा आर्टरियल जो है वो रूट को इंतखाब करेंगे, चूज़ करेंगे और अपनी ड्रग को जो है वो आर्टरी में डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे। ये भी बहुत पेनफुल इसका जो है वो मेथड है। और समटाइम्स जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस फिजिशियंस वगैरह जो है यही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रेंड पर्सन इसको इस रूट को चूज़ करता है, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक को डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।